का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 4 का कार्बन एवं उसके यौगिक। अध्याय 4 हमारा है। इसमें कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन जो कि आवर्त सारणी में छठे नंबर पर आता है और जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या 6 होती है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कार्बन में आबंध बनाने की अक्षमता काफ़ी अच्छी होती है और ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध वो होते हैं जो दूसरे के सहयोग से बनते हैं, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ करके ये अच्छे यौगिक बनाता है। यहाँ तक कि इस दुनिया में 50% यौगिक के लगभग कार्बन के ही यौगिक हैं, बाकी अन्य तत्वों के यौगिक हैं और अकेले कार्बन के 50% यौगिक मौजूद हैं। कार्बन लगभग बहुत सारी वस्तुओं में मौजूद होता है। कार्बन के कुछ यौगिक दिए गए हैं टेबल में, सारणी 4.1 में। एसिटिक एसिड CH3COOH, गलनांक और क्वांथनांक दिए गए हैं। क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला CHCl3 होता है, ये दिया गया है। कार्बन की खासियत होती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन अथवा श्रृंखलन एक श्रृंखला तैयार कर देता है कार्बन जुड़ करके अपने आप में। कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है, जिसे इसका कैटिनेशन अथवा श्रृंखलन गुण कहा जाता है। तो हमें अब इसके 2 गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये 2 गुण हैं। पहला, इनमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी ये ऋणायन भी दिखा सकता है और धनायन भी बना सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे C4 माइनस ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खो कर धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खो कर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप ये दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है या दूसरे तत्व को देता है तो वो उत्कृष्ट गैस की संयोजकता प्राप्त करने की कोशिश करता है। उत्कृष्ट गैस अथवा अपने आखिरी कक्ष को पूर्ण करने की कोशिश करता है। या तो वो देकर अपने कक्ष को पूर्ण कर लेगा या लेकर अपने कक्ष को पूर्ण करने की कोशिश करेगा और इनर्ट गैस की अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ जाइए, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एक अणु बनने के लिए एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन से शेयरिंग करती है और देखिए एक हाइड्रोजन के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि एक क्रॉस का मतलब है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, वो यानी वो साझेदारी के लिए तैयार है दूसरे के साथ। अब दोनों क्रॉस एक दूसरे को शेयर कर लेंगे, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन बना लेंगे और H2O का अणु बना देंगे और इसको हम एक बीच में डैश के द्वारा दिखाएंगे। ये कि बॉन्ड होता है जो इनको जोड़ने का कार्य करता है, बॉन्ड अथवा आबंध इसको कहा जाता है। इसी तरह से क्लोरीन है, Cl2 बनाता है, Cl2H2 इनको कहा जाता है द्विपरमाणुक अणु। द्वि परमाणु को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 परमाणुओं से बनते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी बनाते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। O2 और N2
O2 के आखिरी कक्ष में, ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से दो दो साझेदारी कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 के साथ साझेदारी करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। ऊपर सिंगल बॉन्ड बना था क्योंकि एक एक की साझेदारी हुई थी, यहाँ 2 की साझेदारी हुई है इसलिए डबल बॉन्ड बनता है। इसलिए ऑक्सीजन के अणुओं के बीच में डबल बॉन्ड अथवा दोहरा आबंध होता है। इसी तरह नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन के आखिरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 5 है, और 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं बॉन्ड बनाने में। तो 3 शेयरिंग कर लेंगे और शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बना देंगे अथवा त्रिआबंध बनाएंगे। त्रिआबंध देखिए इसमें चित्र में, तो N और N के बीच में 3 लाइनें दिखाई देंगी आपको 4.4 चित्र में। तो ये है त्रिआबंध का सिंबल N2। इसको अच्छा सबको एक जैसा ही दिखाया जाता है। O2, Cl2, N2 देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनको याद रखना पड़ता है कि इसमें द्विआबंध है, एकलाबंध है या त्रिआबंध है। आगे आ जाइए, अब सहसंयोजी आबंध साझेदारी के द्वारा बनते हैं। ये जैसे एक फॉर्मूला दिखाया गया चित्र में, मीथेन का फॉर्मूला है, CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। अब सहसंयोजी आबंध जो बनेंगे वो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगी और कंबाइन होकर के एक एक इलेक्ट्रॉन को की शेयरिंग करेगी, जिससे सिंगल बॉन्ड बनेंगे अथवा एकल आबंध बनेंगे और CH4 फॉर्मूला बन जाएगा। एक CNG दी गई है ब्रैकेट में ऊपर। CNG का पूरा नाम दिया गया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका प्रमुख जो घटक होता है वो मीथेन होता है, इसके बारे में बताया है यहाँ पर। कार्बन के अपरूपों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, पहला हीरा और दूसरा ग्रेफाइट, और दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट नरम होता है। हीरे में से विद्युत और ऊष्मा नहीं गुजारी जा सकती अथवा ये कुचालक होता है, और ग्रेफाइट में से विद्युत ऊष्मा गुजर जाती है, ये सुचालक होता है, और दोनों कार्बन के रूप होते हैं। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। कार्बन के परमाणु परस्पर आबंधन करके तरीकों के आधार पर अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। हीरे में 4 परमाणु 4 अन्य 4 के साथ जुड़ते हैं, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है, 3D संरचना। तो त्रिआयामी संरचना बनती है हीरे की। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ते हैं। 3 परमाणु अन्य परमाणु के साथ जुड़ते हैं। हीरे में 4 जुड़ते थे, यहाँ 3 जुड़ते हैं, तो चौथे का क्या होता है? चौथा स्वतंत्र रहता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है, जिसके कारण कार्बन की सृजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इसमें षटकोणीय अष्टभुजीय आकार की संरचना तैयार होती है, जो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। अब देखिए हीरे की संरचना, हीरे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भूषण बनाने में किया जाता है, जैसे ये रिंग दिखाई गई चित्र में। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेंसिल के लेड जो होता है वो इसको बनाने में प्रयोग करते हैं। और एक C60 बंक मिनिस्टर फुलरिन नामक कोई वैज्ञानिक था, उसने इस फुलरिन की खोज की थी। C60 फुलरिन का सूत्र होता है, यानी 60 कार्बन की एक संरचना होती है फुलरिन, जो कि एक फुटबॉल की तरह दिखाई देती है, एक गोले की तरह दिखाई देती है। इन 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है, जिसका प्रयोग सर्जिकल औजार बनाने में भी किया जाता है। सर्जरी वाले जो औजार होते हैं वो काफ़ी तीखे और नुकीले होते हैं, ताकि उनसे किसी तरह का नुकसान ना हो और वो आसानी से सर्जरी और ऑपरेट किए जा सकें।
तो वो हीरे से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको जंग भी नहीं लगता। हीरे में खासियत होती है कि जंग नहीं लगता, और इस वजह से ऐसे औजार बनाए जाते हैं। जब ग्रेफाइट चिकना और फिसलनदार होता है, पिछले अध्याय में आपने ये जो होता है ग्रेफाइट चिकना और फिसलनदार होता है, जैसे जो ग्रीस है और ग्रीस इस तरह के जो पदार्थ बनाए जाते हैं चिकनेदार, उसमें भी ग्रेफाइट मौजूद होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया है, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब तथा ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। बहुत सारे हीरे पाए जाते हैं, छोटे छोटे हीरे पाए जाते हैं कोयले की खान में, और बड़े बड़े भी पाए जाते हैं। फुलरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। फुलरीन जो है वो कार्बन का एक अन्य वर्ग हो गया। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस गुण को फुलरीन नाम दिया गया। नीचे कुछ प्रश्न है। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ऊपर हम कर चुके हैं इसके बारे में, पिछले अध्याय में भी हमने किया था, तो उसी पिछले अध्याय के आधार पर आप इसको हल कर सकते हैं। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? S8 है, सल्फर का एक अणु होता है, तो उसकी संरचना एक अंगूठी के समान होती है, जो कि आप खुद कर सकते हैं इसको। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। कार्बन के जो पहला गुण है श्रृंखलन, पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में कि श्रृंखलन एक ऐसा गुण होता है जिसमें कार्बन आपस में अथवा खुद से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला तैयार करता है, उसे श्रृंखलन कहते हैं। और ये शाखाओं में भी जुड़ सकता है और वलय में भी जुड़ सकता है, वलय अथवा गोलाकार अवस्था में भी जुड़ सकता है। कार्बन के अंदर एकल, द्वि और त्रिआबंध तीनों प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु जिनमें एकल आबंध पाए जाते हैं उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं, और जिनमें द्वि और त्रिआबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। दूसरा पॉइंट है कार्बन की संयोजकता। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। इसलिए जैसे पीछे भी हम पढ़ चुके कैटायन और एनायन, दोनों तरह की प्रकृति ये दिखाता है, यानी ऋणायन और धनायन। इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है, जुड़ने की क्षमता होती है। एक तत्व खुद के साथ भी जुड़ जाता है, वो तो श्रृंखलन गुण शो करता है, खुद के साथ जुड़ता है। फिर इसमें बताया कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये कुछ मुख्य तत्व बताए हैं जिनके साथ ये यौगिक तैयार करता है। उसके बाद देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। जिनमें कार्बन पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बॉक्स में देखिए 2 विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिकों में। एक तो होता है चतुस्संयोजकता और दूसरा होता है श्रृंखलन। जिनकी संयोजकता 4 होती है वो चतुस्संयोजकता होता है। श्रृंखल एक श्रृंखला जो तैयार कर सकता है जुड़ करके, उसे श्रृंखलन गुण कहते हैं। चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों में कार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वोल्लर ने अमोनियम सल्फाइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया, लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। तो ये फ्रेडरिक वोलर था जिसने अमोनिया से यूरिया तैयार किया था 1828 में। तो जो बॉक्सेस के अंदर ये टॉपिक आता है यह भी जानिए के अंदर वो ज़रूर करें, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक होते क्या हैं? अभी भी ऊपर हमने इसके बारे में स्टडी किया कि जिनमें एकल आबंध होते हैं वो संतृप्त होते हैं और जिनमें दवी और तरी होते हैं उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। मेथेन की संरचना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है जिसका सूत्र C2H6 है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं के एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु का उपयोग करते हैं। क्या है कि पहले कार्बन परमाणु को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ते हैं और बाद में फिर क्या करते हैं, कार्बन की शेष संयोजकता जो होती है उसको संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उसके साथ जोड़ देते हैं। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, सी के साथ जुड़ा हुआ है पहले चरण में देखिए। उसके बाद बची हुई जो स्थितियां हैं, एक कार्बन की 4 स्थितियां होती है जबकि एक स्थिति तो खुद कार्बन कार्बन के साथ ग्रहण कर लेता है, बच जाती है 3 स्थितियां दोनों की। अब बाकी 3 स्थितियां ऊपर नीचे और राइट और लेफ्ट ये बच जाती है, इनमें हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है। जैसे दूसरे चरण में आप देखेंगे बची हुई स्थितियों के ऊपर H 2H ऊपर 2H नीचे और एक लेफ्ट एक राइट ऐसे जोड़ दिए हैं और इनको ऐसे गोल दायरों के द्वारा दिखाया गया है और गोल दायरों को एक दूसरे के अंदर समाहित किया है ताकि क्रॉसिंग दिखाई जा सके, आसानी से क्रॉसिंग अथवा शेयरिंग दिखाई जा सके। जैसे हाइड्रोजन के पास डॉट है, कार्बन के पास क्रॉस है और आसानी से ये एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को, जिससे बॉन्ड क्रिएट होते हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसके बाद आप एक फॉर्मूला करेंगे अब इसी श्रेणी का C3H8 आणविक सूत्र। ये किसका आणविक सूत्र होता है? तो इसके लिए हमें आगे चलते हैं, एक श्रृंखला पढ़ेंगे इसी क्रम में और एक और अन्य सूत्र करते हैं C2H4 एथीन का सूत्र होता है। उसके लिए भी चरण 1 चरण 2 और चरण 3, एथीन के लिए भी ऐसे ही 3 चरण तैयार किए इन्होंने और ऐसे ही फिगर क्रिएट किया जैसे ऊपर फिगर बनाया गया था। एथीन के लिए C2H4 इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन कार्बन को साथ जोड़ देते हैं। लेकिन हाइड्रोजनों की स्थिति अब की बार देखिए थोड़ी टेढ़ी दिखाई गई है, टेढ़े बॉन्ड दिखाए गए हैं। पहले तो सीधे थे ऊपर नीचे, लेकिन अब 2 स्थितियां गायब हो गई हैं। 2 स्थितियां गायब क्यों हो गई हैं? ऐसा क्यों? द्वितीय आबंध के कारण, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में द्वितीय आबंध है जिससे इसकी 2 स्थितियां समाप्त हो गई हैं। क्योंकि 2 स्थितियां समाप्त होने के कारण इनमें हाइड्रोजन की संख्या भी कम है, 4 है। हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो थोड़े झुके हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, वो है लोन पेयर की वजह से। क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाते हैं कार्बन के और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर कहा जाता है और वो साथ वाले जो बॉन्ड है उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से वो झुक जाते हैं किसी एंगल पर। तो इसमें इसी वजह से लोन पेयर की वजह से ये टेढ़े बॉन्ड हैं और एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं। तो आप देख सकते हैं द्वितीय और तृतीय आबंध के लिए एग्जाम्पल। अब आ जाइए श्रृंखलाएं और शाखाएं और वलय पर। एक टेबल है, ये करते हम एक श्रेणी तैयार किए संतृप्त यौगिकों की। जैसे उसका पहला यौगिक है मेथेन, दूसरा यौगिक होता है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। फॉर्मूले दिए गए हैं, फिर इनकी संरचना दी गई है। संरचना इनको खोल करके बताया गया है कि कितने बॉन्ड इनके अंदर हैं, कितने हाइड्रोजन कैसे जुड़े हुए हैं।
हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है वो फॉर्मूले से निर्धारित किया जाता है और इनको संरचना के आधार पर जोड़ दिया जाता है। 6 यौगिकों को इस टेबल में दिखाया गया है हेक्सेन तक। फॉर्मूले ज़्यादातर जो फॉर्मूला पूछा जाता है वो मेथेन और ब्यूटेन का पूछा जाता है, जो कि 1 नंबर पर है और 4 नंबर पर है। C4H10 ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है ब्यूटेन, जो कभी समाव्य पूछ लिए जाते हैं पेंटेन के, जो कि आप एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करेंगे। इसका C5H12 वाला, इसकी संरचना जो है वो पूछ ली जाती है। अब आ जाइए नीचे, जो इसमें कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ा गया है और तरीके बताए गए हैं कि कार्बन कार्बन के साथ 2 संभावित तरीके से जुड़ सकता है। एक तो सीधी रूप में, सीधी लाइन में, फिर उसके बाद ऊपर और नीचे जोड़ दिए गए हैं 2 कार्बन, ऐसे जोड़ सकते हैं श्रृंखला में। इसी तरह से हमें हाइड्रोजनों को भी ऐसे ही जोड़ सकते हैं, जिस तरह से एक तो डायरेक्ट रूप में पहले चित्र में दिखाया गया, चित्र 4.8 का पहला पार्ट देखिए जिसमें H ऊपर नीचे जोड़ दी गई है। लेकिन दूसरे चित्र में देखिए इसमें एक शाखा सी बन जाती है, जैसे पेड़ों की शाखाएं होती है ऐसे बन जाती है। ऊपर वाली जो कार्बन की स्थितियां थी सेम उन्हीं स्थितियों के ऊपर बची हुई जो स्थितियां थी उनके ऊपर हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया है, बिल्कुल सेम उनकी पोजीशनों को फिल कर दिया है। यहाँ देखिए C4H10 जो अभी ऊपर बताया था मैंने कि ये इम्पोर्टेंट है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। इसके समाव्य की संरचना आप कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला दिखाया इन्होंने C6H12। C6H12 ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब साइकिल में, और हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन है, हेक्सेन 6 के लिए प्रयोग किया जाता है। और बची हुई जो कार्बन की प्रत्येक स्थिति है, प्रत्येक स्थिति के ऊपर 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन उतनी ही जुड़ेंगी जितनी फॉर्मूले में होंगी। C6H12 कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन 12 है यहाँ पर, तो 12 ही हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगी। आ गया ये बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होती हैं और 6 ही कार्बन होती हैं। इस वजह से एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जोड़ी गई है, जबकि बची हुई एक पोजीशन डबल बॉन्ड में अथवा द्विआबंध के रूप में दिखाई देती है। एक बॉन्ड सिंगल है और उसके बाद तुरंत बाद आने वाला बॉन्ड डबल है। अब द्विआबंध जो बॉन्ड है वो एकल आबंध के बाद आएगा, पहले एकल आबंध आएगा, फिर द्विआबंध आएगा, फिर से एकल आबंध आ जाएगा। तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, C6H6। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एल्केन किसे कहते हैं? संतृप्त वो होते हैं जिनमें एकल आबंध होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है, असंतृप्त को। लेकिन असंतृप्त में भी 2 वर्ग हो गए हैं। असंतृप्त में एक वो जिनमें द्विआबंध थे, दोहरे आबंध वालों को एल्कीन बोलते हैं, और त्रिआबंध वाले को एल्काइन कहा जाता है। यानी हम 3 वर्ग बना लेते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो अब इनके बारे में जानेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है और ये कैसे बनते हैं। एक होते हैं आपके प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह अथवा फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है इनको। ये किसी यौगिक के आगे या पीछे जुड़ते हैं और इनके लिए शब्द भी उनके आगे पीछे जोड़ दिया जाता है, यौगिकों के नाम के आगे पीछे जोड़ दिया जाता है। जैसे एक टेबल है, इसमें कुछ प्रकार्यात्मक समूह दिए गए हैं। प्रकार्यात्मक समूह जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है। यदि किसी फॉर्मूले में क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो हम उसके नाम के आगे क्लोरो और ब्रोमो शब्द जोड़ देते हैं। इसमें दिया हुआ है यौगिकों का प्रकार, हेलो इनको कहा जाता है, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप से डिपेंड करते हैं, उसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो क्लोरो और ब्रोमो शब्द उसके नाम के आगे पीछे जोड़ देते हैं। फिर प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला दिया गया है, इसके साथ बॉन्ड दिखाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, अलग एक बॉन्ड के साथ दिखाए गए हैं।
फिर एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है, OH के लिए एल्कोहल जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड के लिए CHO होता है, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड होता है, CO बोल सकते हैं इसको कीटोन के लिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH होता है, जो कि ये संरचना दिखाई गई है, O को अलग कर दिया गया है। अगर डायरेक्ट आप रूप लिखेंगे COOH हो जाएगा, और इसी तरह से एल्डिहाइड के लिए CHO हो जाएगा, जो इन्होंने संरचना दिखा दी है। समजातीय श्रेणी आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, समजातीय श्रेणी के ऊपर। समजातीय श्रेणी होती क्या है, पहले ये पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए कुछ फॉर्मूले दिखाए गए हैं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता। इनके कुछ गुणधर्म होते हैं और उनमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी समानता होती है, क्योंकि इनके पीछे देखिए OH लगा हुआ, सबके पीछे हो सकता है एल्कोहलिक ग्रुप हो, तो OH एल्कोहल के लिए प्रयोग करते हैं। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह लगा होता है जिन यौगिकों के साथ। एक ऐसी श्रृंखला होती है यौगिकों की, उस श्रृंखला को समजातीय श्रेणी कहते हैं जिसमें प्रकार्यात्मक समूह एक जैसा होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी अक्षमता एक जैसी होती है, तो वो एक श्रेणी के ए श्रेणी के स्टूडेंट हो गए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्पोर्ट्स में होते हैं, तो वो स्पोर्ट्स की वाली श्रेणी में आ गए। तो इनकी भी यौगिकों की भी एक श्रेणी होती है, समान जाति वाली श्रेणी। समजाति का मतलब होता है समान जाति है जिसकी, जैसे CH4 और C2H6 दोनों में CH2 का इकाई का अंतर है। इसमें देखिए इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है। CH2 इकाई कहने का मतलब है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है दोनों में। दोनों के फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या काउंट कीजिए, एक हाइड्रोजन कम या ज़्यादा मिलेगी, एक कार्बन कम या ज़्यादा मिलेगी और 2 हाइड्रोजन कम या ज़्यादा मिलेंगी। इनमें नेक्स्ट वाले में देखिए C2H6 और C3H8, इसमें भी CH2 इकाई का अंतर है। तो समजातीय श्रेणी में एक और खासियत होती है कि इसमें CH2 इकाई का अंतर होता है। अगले युग्म जैसे C3H8 प्रोपेन होता है, C4H10 ब्यूटेन होता है, इनमें भी CH2 का अंतर होता है। तो इसके लिए एक श्रेणी तैयार की गई है जिन यौगिकों में CH2 का अंतर होता है उनको एल्केन कहा जाता है, और जिनमें एकला बंध होते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूले भी तैयार किए हैं। क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर कर सकते हैं? कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 U होता है और हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 1 U होता है। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, इसके बारे में अनुभाग में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? उपरोक्त सदस्यों के सूत्र जैसे ये दिए गए C3H6, C4H8 तथा C5H10, क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? तो इनमें भी हमें जानेंगे क्या इनमें ये अंतर है। तो जैसे CnH2n एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला है ये, और ये एल्किनों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पर n बराबर है 2, 3, 4। इसी तरह से एल्केन और एल्काइनों के लिए भी फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं। एल्केनों के लिए जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। उसके बाद एल्कीन का नंबर आता है, एल्कीन के लिए फार्मूला CnH2n होता है, और एल्काइनों के लिए CnH2n-2 होता है। एल्केन का फार्मूला आप याद कर लीजिए, बाकी 2 फार्मूले अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, और नेक्स्ट आगे आप चलेंगे एल्कीन और एल्काइन में, तो उसमें आप देख सकते 2 हाइड्रोजन की संख्या घटती चली जाती है। 2 हाइड्रोजन की संख्या घटा दीजिए, आ गया, अपने आप फॉर्मूले आ जाएंगे। CnH2n से CnH2n-1 -2 तक चले जाएंगे। तो इस तरह से आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं।
ये जनरल फॉर्मूले हैं तीनों के। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बन यौगिकों के नाम कैसे दिए जाते हैं? किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों का नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय द्वारा संशोधित किया जाता है। पूर्वलग्न जो पहले लगते हैं, अनुलग्न जो पीछे लगते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जैसे हिंदी में होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उसी तरह से यहाँ भी उपसर्ग को पूर्वलग्न कहा गया है, प्रत्यय को अनुलग्न कहा गया है। और इनको किसी भी यौगिक के नाम के आगे पीछे हम जोड़ सकते हैं और वो डिपेंड करता है उनके प्रकार्यात्मक समूह पर। निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होता है। प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तथा यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर AEIOU से प्रारंभ हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से नाम दिया जाएगा। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन का ई हटा देते हैं और इसके पीछे ONE जोड़ देते हैं, प्रोपेनॉन बन जाता है। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम ANE को के अनुसार सारणी के अनुसार ENE या YNE से प्रतिस्थापित करते हैं, जिसे द्विआबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपीन कहलाएगी और त्रिआबंध होने पर यह प्रोपाइन कहलाएगी। देखिए नाम पद्धति कैसे करते हैं। जैसे इसमें दिया गया यौगिकों के प्रकार, हेलो एल्केन पूर्वलग्न है जैसे क्लोरोब्रोमो। जैसे ये फॉर्मूला दिया गया है, ये है फॉर्मूला क्लोरोप्रोपेन का। पहले किसी फॉर्मूले में कार्बन की संख्या काउंट कर लीजिए। जैसे इसके अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप जोड़ा जाता है हमेशा। प्रोप के पीछे हम 3 शब्द जोड़ सकते हैं, ANE, ENE और YNE। वो डिपेंड करता है सिंगल आबंध पर, एकल आबंध पर, द्विआबंध पर और त्रिआबंध पर। एकल आबंध के लिए हम जोड़ते हैं ANE पीछे और द्विआबंध के लिए हम ENE जोड़ देते हैं और त्रिआबंध के लिए YNE जोड़ते हैं, जिससे यौगिक तैयार होता है। जैसे इसमें देखिए 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रोप यूज़ किया। प्रोप अब सिंगल आबंध है तो ANE जोड़ेंगे इसके पीछे, प्रोपेन, तो फॉर्मूला बन गया प्रोपेन। अब इसके साथ में एक कार्बन पर क्लोरीन जुड़ी हुई है। क्लोरीन के लिए हमें पूर्वलग्न अथवा उपसर्ग जोड़ेंगे क्लोरोप्रोपेन फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये प्रोप कहाँ से आया? ये प्रोप आप कार्बन की संख्या से लेते हैं। जैसे 1 कार्बन है तो उसके लिए मैथ लगाते हैं। ये एक टेबल होती है जो याद करनी पड़ती है। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए जो होता है वो ईथ होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 4 कार्बन अगर किसी यौगिक में है तो उसके लिए ब्यूट शब्द प्रयोग करते हैं, BUT ब्यूट, और 5 के लिए पेंट PENT प्रयोग करते हैं। 6 कार्बन किसी यौगिक में है तो उसके लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट। इस तरह से आप यौगिक बना सकते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे अगले में देखिए ब्रोमोप्रोपेन में दूसरे कॉलम में आ जाइए, यहाँ भी 3 ही कार्बन है, इसी वजह से इसमें भी प्रोप है। और प्रोपेन, ये भी प्रोपेन है
क्योंकि इसमें एक कलाबंद है। लेकिन ये जो पूरो लगन है वो क्लोरो की बजाय यहाँ ब्रोमो है, क्योंकि इसमें ब्रोमीन जुड़ी हुई है। तीसरे कॉलम में आ जाइए, जो कि 2 नंबर पर है एल्कोहल के केस का। एल्कोहल के लिए अनुलग्न इन्होंने बताया OL। पीछे हम ओल जोड़ देते हैं, ओल, किसी भी नाम के पीछे ओल जोड़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला है जिसमें 3 कार्बन है और बाकी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, एक OH जुड़ा हुआ है इसमें, प्रोपेनॉल इसका नाम बनता है। क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द प्रयोग किया हमने, एक कलाबंद के लिए ANE प्रयोग किया, प्रोपेन हो गया। प्रोपेन में से अब क्या किया, पीछे से ANE को हटा दिया और ओल जोड़ दिया, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। तो इसी तरह से एल्डिहाइड के केस में एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाने के लिए AL जोड़ देते हैं पीछे, AL, और इसका जो ग्रुप होता है इनकी पहचान होती है, इसमें पीछे CHO जुड़ता है और CHO ही जुड़ा हुआ है इसमें, C के ऊपर H और राइट साइड में डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन है तो प्रोप शब्द ही प्रयोग करेंगे। और प्रोपेनल देखिए AL अल जोड़ देंगे पीछे, प्रोपेन एक कलाबंद है, प्रोपेन हो जाएगा, और AL है प्रोपेनल बन जाएगा। फिर एक कीटोन के लिए ONE अनुलग्न होता है। तो अनुलग्न और पुरोलग्न आगे लगते हैं, जैसे क्लोरो ब्रोमो आगे लगे थे, अनुलग्न पीछे जुड़ते हैं, जैसे परते पीछे जुड़ते हैं हिंदी में, सेम ऐसा ही तरीका है। तो इसमें बना सकते हैं प्रोपेनॉन कीटोन के लिए, और इसके लिए जो अनुलग्न होता है COOH होता है, कीटोन के लिए CO होता है, CO बीच में जुड़ा हुआ CO, दोनों साइडों में CH3 है, बीच में CO है, तो प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड जोड़ते हैं, ये टेबल का अच्छी तरह से याद करनी पड़ती है तब जा कर के ये बनते हैं। प्रोपेनोइक अम्ल बनता है, एग्जाम्पल जो दिखाया है इसका। एल्कीन के लिए ENE जोड़ते हैं, प्रोपीन बन जाएगा। एल्काइन के लिए YNE जोड़ते हैं, जिससे प्रोपाइन बन जाएगा। तो ये टेबल आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आप अपनी पुस्तिका में से कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले बेस्ड हैं, इसलिए ये ऐसे डायरेक्ट हल नहीं हो सकते, इनको देखकर ही हल करें। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन यौगिकों के कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे दहन। कार्बन यौगिकों का काफ़ी बड़ी मात्रा पर दहन किया जा सकता है, और दहन करने पर ये CO2 ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं। CO2 जल भी प्रदान करते हैं, जल वाष्प के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर इनमें निकलती है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का दहन जिसमें CO2 और ऊष्मा प्रकाश निकलता है। कोयला है, वो भी कार्बन ही होता है। कोक है, ये भी कार्बन होता है। जलाने पर क्या मिलता है हमें, ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो इस तरह से इनका दहन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, और जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। जो संतृप्त यौगिक होंगे उनसे पीली स्वच्छ नीली ज्वाला निकलेगी, और जबकि असंतृप्त यौगिकों से पीली ज्वाला निकलेगी जो धुएं सहित होगी, जिसमें धुआं होगा, अवशेष भी बचेगा। जैसे उपले होते हैं, लकड़ी होती है, ये संतृप्त का एग्जाम्पल है, जिनमें अवशेष बचता है और धुआं भी निकलता है। अब आ जाइए बॉक्स में, क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते। जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न क्यों करते हैं? क्या आपने कभी कोयले और लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान दीजिए कि लकड़ी और कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा होगा मोमबत्ती, गैस स्टोव कि LPG जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है।
तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी और तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला उत्पन्न होती है और उज्ज्वल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए, परीक्षण कीजिए पूर्ण दहन होता है या अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन जहाँ पर होगा वहाँ पर धुआं और अवशेष बचेगा, धुआं उत्पन्न होगा। कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ जो विभिन्न जैविकीय और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न और अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे और धीरे धीरे अक्षय होकर के ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों और जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए और गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद नीचे धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल और गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? इसी वजह से इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये जीवों के जीवाश्म हैं, बचे हुए जीवों का अवशेष हैं, बचे हुए जो मरे हुए जीव हैं उनका अवशेष हैं। इसी वजह से जीवाश्म ईंधन इनको कहा जाता है। ईंधन के तौर पर इनको प्रयोग किया जाता है, इसलिए ईंधन शब्द इनके पीछे जोड़ दिया। तो जीवों के अवशेष होने की वजह से जीवाश्म ईंधन कहलाए। तो ये कोयले कैसे बने हुई? जब भूकंप आया, भूकंप आने की वजह से, भूचाल आने की वजह से नीचे की चीज़ें ऊपर चली आ गई और ऊपर की चीज़ें नीचे चली गई। यानी ऊपर जो वृक्ष और पेड़ पौधे थे वो नीचे दब गए मिट्टी के, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित हो गए और वो कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी तरह से पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? बड़े बड़े जीव जंतु और जैसे व्हेल है, मछलियां हैं, सर्प है और भी बहुत सारे जीव हैं समुद्र के अंदर, वो जब मृत अवस्था में हो गई या मृत्यु हो गई उनकी, तब वो मिट्टी के नीचे दब गई और गाद उसके ऊपर ढकती गई। ढकने से कई परतें बन गई और उनका अपघटन अंदर ही अंदर वायु की अनुपस्थिति में हो गया, जिस वजह से वो पेट्रोलियम में बदल गए, जिसको आप कच्चे तेल के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम को कच्चे तेल से हमें कई तरह के पदार्थ मिलते हैं, जैसे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन अथवा मिट्टी का तेल भी मिलता है, नेफ्था ऑयल मिलता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, मोम भी प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है पेट्रोलियम से। सारी चीज़ें इसी से मिलती हैं जो आज के दौर में ईंधन के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। ऑक्सीकरण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन जिसको कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया, पहले लेसन में। एक अभिक्रिया यहाँ हम पढ़ेंगे जो कि ऑक्सीकारक से संबंधित है। ऑक्सीकारक क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे दे, इसके लिए एक अभिक्रिया है CH3CH2OH। और ऊपर नीचे देखिए क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा, अम्लीकृत K2CR2O7 प्लस उष्मा, और ये सारी अभिक्रिया हो जाने के पश्चात हमें प्राप्त होता है CH3COOH। ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हुआ। प्रयोग क्या किया? एल्कोहल प्रयोग किया, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, और उसको गर्म करने पर कुछ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो एसिटिक एसिड अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से बनाया और कुछ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में बनाया। ये ऑक्सीकारक एजेंट है जो
जिनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया पूर्ण हुई। इस अभिक्रिया के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खाली अभिक्रिया दे देते हैं। और इसके जो कैटालिस्ट हैं KMnO4 और K2Cr2O7, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से कैटालिस्ट यहाँ पर आएंगे, कौन से ऑक्सीकारक यहाँ पर आएंगे, ऊपर नीचे। कई बार ये लेफ्ट साइड की दे देते हैं और राइट साइड का पूरा कीजिए, ऐसे भी दे देते हैं इसको। ऑक्सीकारक भी पूछ लेते हैं, ऑक्सीकारक क्या होता है। पोटेशियम में अक्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। संकलन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पैलेडियम और निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं अथवा बनाते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया को प्रभावित किए बगैर अभिक्रिया पूर्ण कराने में सहायता करते हैं। जैसे एक निकेल उत्प्रेरक है और पैलाडियम उत्प्रेरक है, जिसकी उपस्थिति में एक अभिक्रिया होती है जिसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अथवा वनस्पति तेलों से घी बनाने की प्रक्रिया। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये। हाइड्रोजनीकरण पूछी जाती है हमेशा एग्जाम में कि वनस्पति तेलों से हाइड्रोजन गैस गुजारकर घी बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। देखिए कैसे बनाया जाता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। इनमें असंतृप्त कार्बन की श्रृंखलाएं होती है लंबी लंबी, और निकेल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये परिवर्तित हो जाता है वसा में। और वसा क्या होती है? घी होता है। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। वनस्पति तेल जो होते हैं, वनस्पति तेल वो सारे के सारे स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जैसे सरसों का तेल होता है वो वनस्पति तेल होता है, मूंगफली का तेल और भी बहुत सारे तेल होते हैं जो खाने में प्रयोग किए जाते हैं या खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसामल होते हैं। अब जंतु वसा क्या है? जंतु वसा होती है देसी घी अथवा घी जो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे वो संतृप्त वसा कहा जाता है। और ये जो तेल होते हैं उन्हें संतृप्त वसा कहा जाता है। जंतु वसा में संतृप्त अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अगर खाना पकाने के लिए हम जंतु वसा का प्रयोग करेंगे अथवा घी का प्रयोग करेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। खाना बनाते समय जब हमें तेल का प्रयोग करते हैं तो वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसामलों अथवा तेलों का प्रयोग करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिक्रिय होते हैं तथा ये किसी से क्रिया नहीं करते। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिकांश अभिक्रमकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये तीव्र अभिक्रिया कर लेते हैं। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इस प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए CH4 + Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये CH3Cl और HCl में परिवर्तित हो जाता है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन कैसे होता है? ऊपर हमने किया था C2H5OH और कुछ उत्प्रेरक प्रयोग किए थे इसमें KMnO4 K2Cr2O7, ये दो ऑक्सीकारक प्रयोग किए थे। ऑक्सीकारकों की वजह से इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। ऑक्सीकरण होता है इसका, एथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर के एथेनोइक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ये ऐसा का ऐसा ऊपर दिया गया है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं एथाइन और वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? जो ज्वाला एथाइन और ऑक्सीजन
से उत्पन्न होती है वो ज्वाला इतनी तेज़ ज्वाला एथाइन और वायु के मिश्रण से नहीं हो सकती। इसी वजह से जो वेल्डिंग की मशीन होती है उसमें एथाइन गैस होती है और वो ऑक्सीजन से संपर्क करके वेल्डिंग के में प्रयोग में लाई जाती है। वायु का के साथ उसका सही संगम नहीं बैठता, इस वजह से इसका प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल क्या होता है, जिसको हम शराब के नाम से जानते हैं। एथेनॉल कैटेगरी का होता है वो शराब जो होती है, वो एथेनॉल का एक यौगिक है जिसको एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल जो होते हैं वो एथेनॉल जो होते हैं वो एल्कोहल कैटेगरी में आते हैं, एल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। एथेनॉल जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। एक श्रेणी होती है एल्कोहल की, और एल्कोहल की श्रेणी में पहले नंबर पर मेथेनॉल आता है, दूसरे नंबर पर एथेनॉल आता है, तीसरे नंबर पर प्रोपेनॉल आता है, फिर ब्यूटेनॉल आता है, फिर पेंटेनॉल आता है। एथेनॉल की कुछ अभिक्रियाएं दी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सोडियम के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, सोडियम के साथ अभिक्रिया दिखाई गई है। इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से उत्सर्जित होती है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद है सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। दूसरी अभिक्रिया देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को आधिक्य सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। ये भी अच्छी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, उनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, उपापचय प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है, भोजन का पचना, सांस लेना, समन्वय में कमी आ जाना, मानसिक दुविधापन, उनिंदापन, ऐसी भाव शून्यता, इस तरह की कमियां शरीर में और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यद्यपि ये एक ऐसा यौगिक है जिससे राहत महसूस होती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता व्यक्ति को, उसके सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है, मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो जाती है। जहरीली शराब के नाम से मेथेनॉल को जानते हैं। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है और मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करके उसको नुकसान करता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, अंधा बना देता है व्यक्ति को। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। उद्योगों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। सैनिटाइजर वगैरह इससे बनाए जा सकते हैं। जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं इसमें। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए, एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं ताकि इसे पीने योग्य न रह जाए, ताकि इसका दुरुपयोग न हो, कोई इसका मिसयूज़ न करे। इसलिए इसमें मेथेनॉल मिला देते हैं और कुछ मात्रा में H2SO4 मिला देते हैं। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल को ऊर्जा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस अथवा सीरा बनाने में प्रयोग लाया जाता है। इसका किण्वन करके फिर एथेनॉल अथवा एल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, कुछ गुणधर्म है एथेनोइक अम्ल के जो आप देख सकते हैं नीचे। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं और गुणधर्म। सबसे पहली अभिक्रिया है जो काफ़ी अच्छी अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से, एस्टरीकरण अभिक्रिया काफ़ी बार पूछी जाती है। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी
अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। देखिए एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, और जब एथेनॉल से CH3CH2OH से अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है। CH3COOCH2CH3 ये एस्टर है। एस्टर एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसकी गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक अक्षार है एस्टर पुनः एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन तरह की श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के लिए अभिक्रिया CH3COOC2H5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाने पर क्या ये बनता है, हमें प्राप्त होता है C2H5OH और CH3COOH। ये अभिक्रिया इसके बीच में होती है। अक्षारक के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे अक्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो ये नीचे अभिक्रिया दी है इसकी। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है, ये इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप देखिए 4.9 इसमें अभिक्रिया एक के बारे में बताया है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नीचे अभिक्रिया दी गई है। ये अभिक्रिया आप स्टडी कर सकते हैं। 2 प्रश्न दिए गए हैं। ऑक्सीकारक क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरे वाला पहला है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या अंतर है, ये अंतर आप कर सकते हैं। ऊपर लेसन में भी दिया था इन दोनों के बारे में, और आप अपनी बुक से भी इसको हल कर सकते हैं। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, अपमार्जक भी कपड़े धोने में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है। साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करती, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करके सफाई कार्य कर देता है। एक चित्र दिया गया है जो मिसेल का निर्माण है, और इस मिसेल में 2 तरह के कण होते हैं। या देखिए इसमें तेल में पानी घुलनशील है, तेल पानी में अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले इस कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। 2 तरह के लवण बताए इन्होंने, एक तो सोडियम लवण होते हैं और एक पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बनिक श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। 2 भाग होते हैं, एक श्रृंखला वाला भाग होता है, एक आयनिक भाग होता है साबुन का। जो आयनिक भाग होता है वो जल से क्रिया करता है, और श्रृंखला वाला भाग होता है वो तेल से अभिक्रिया करता है या चिकनाई से, वसा से अभिक्रिया करता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल की संरचना करते जैसे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। 2 सिरे हैं जो कि एक अंदर है एक बाहर है, जिसमें एक गोल गोल सोडियम आयन दिखाया गया है Na+, एक पूंछ की तरह से लंबी श्रृंखला दिखाई गई है। जो अणु अंदर है तेल के कण की ओर है, एक जो पूंछ है वो अंदर की ओर है, और आयनिक सिरा बाहर की ओर है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है। अब मिसेल के बारे में जानते हैं, मिसेल होता क्या है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुण धर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। जब साबुन जल की तरह सतह पर होता है तब उसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर, और जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरे छोर अथवा जल के बाहर होती है। जल के अंदर इस
इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इनका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्सों में होती है, जबकि इसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया। अगर मिसेल के बारे में पूछा जाता है तो ये जो बॉक्स में दिया गया है ये सारा कंसेप्ट आप लिखेंगे, या साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में पूछ लिया जाता तो भी आप मिसेल के बारे में उसका वर्णन करेंगे मिसेल के रूप में। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। ये देखिए ऊपर वाला चित्र, पहले चित्र में चिकनाई दिखाई गई है, फिर चिकनाई को और मैल को ये दो सिरे हैं ये घेर लेते हैं। एक जलरागी होता है, एक जल विरागी होता है। जल विरागी जो होता है वो जल से दूर होता है, बल्कि चिकनाई की तरफ होता है, और जलरागी जो ऊपर है, ऊपर वाला सिरा, वो मैल से दूर होता है, जबकि जल की तरफ होता है। ये धीरे धीरे इसको घेर लेते हैं और घेर करके एक देखिए गोल गोल चक्कर सा बना दिया इन्होंने, इसी को मिसेल कहते हैं। और ये कपड़े से इसको अलग कर दिया मैल को। अब क्या है कि मिसेल विलेन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, और आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखने लगता है, ये प्रकीर्णित कर देते हैं प्रकाश को, इसी वजह से साबुन का घोल जो है बादल जैसा दिखता है। तो कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन भी दिए हैं नीचे। डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या अथवा नहीं। कठोर जल की पहचान डिटर्जेंट से पता नहीं लगेगी, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो मृदु जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है और कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाइए एक्सरसाइज में, अभ्यास में। पहले का बी ऑप्शन आएगा, 7 सहसंयोजी आबंध है। ब्यूटानोन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह ब्यूटानोन। अब देखिए इसमें नोन आया है पीछे, केटोन से आप इसकी लय मिला लीजिए, केटोन ब्यूटानोन, तो इस तरह की लय मिलेगी कीटोन ग्रुप उस जिसके पीछे होगा, तो ये इसमें कीटोन सी आ जाएगा। खाना बनाते समय तली काली क्यों हो जाती है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चौथा है क्वेश्चन नंबर 4, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। ये देखिए क्लोरोमीथेन है, क्लोरो 3 पोजीशन पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए कार्बन के, ऊपर नीचे और राइट साइड में क्लोरीन जोड़ दीजिए। आबंध के निर्माण की स्थिति समझ में आ जाती है। इसे बिल्कुल आसान है, इसकी संरचना तो दिखानी है बस इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए इथेनॉइक अम्ल की, ये पीछे हम कर चुके हैं पीछे वाले लेसन में, उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, समजातीय श्रेणी क्या है। काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर या 3 नंबर में, 2 मार्क्स में कई बार आता है ये क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन अभी हमने लेसन में किया है, लेसन से आप इसको ले सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। 8वां क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधनों के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, वैसे 50% ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। यदि आप लिटमस पत्थर के से साबुन की जांच करें तो आप क्या पाएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 7, 8, 12, उसके बाद है 15। 4 क्वेश्चन ऐसे ही है, 5 क्वेश्चन
जो एग्ज़ाम में हर बार देखने को मिल जाते हैं। 6, 7, 8, 10 और 12 और 15। 6, 7, 8 3 तो ऊपर हो जाते हैं और 12वां और 15वां ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो आप ये एक्सरसाइज है जो अपनी बुक से कर सकते हैं। धन्यवाद।